तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज राम राम। राम राम भाई। आज ट्यूसडे है हम्म। और डेट हुई है 4 नवंबर 2025। और ट्यूसडे है तो हमारा थ्योरी ऑफ सप्रेशन चलेगा भाई। जी। और थ्योरी ऑफ सप्रेशन में हमारा हो चुका था। हम चल रहे थे रीजंस फॉर सप्रेशन पे थे। और इसमें हमारे केस चल रहे थे। बेसिकली पेज नंबर 21 पे हम रुके थे। क्या रीजन है? दूसरे रिजल्ट्स को देख करके द रीजन इज फार फ्रॉम एनी ऑफ देम से लेके चलेंगे कि भाई जी। जो बेसिकली जो बदलाव आते हैं ट्रीटमेंट के बाद, क्यों मून फेस हो जाता है, क्यों थकान हो जाती है, क्यों लिथार्जी हो जाती है, इसका वो तरह तरह के कारण बताते हैं कि भाई इसमें स्टेरॉइड्स थे या ये ज्यादा खाता, एक्सरसाइज नहीं करता, ये वो। जबकि ये सब बड़े सर कह के चले हैं कि ये कई बार सप्रेशन का रिजल्ट होते हैं केस के। जी। आगे कह हम्म। रहे हैं द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा वाज विद ए पार्शियल सिमिलिमम। इट हैज सप्रेस्ड द चाइल्ड नाउ फ्रॉम प्रीवियस सोरिक डिजीज मैनिफेस्टेशन टू ए साइकोटिक डिजीज मैनिफेस्टेशन। बेसिकली ये पिछले वाले केस को लेकर चल रहे हैं जहाँ पे एक बच्चे को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस थी और अस्थमा था। और जब उसको आराम आ गया था, लेकिन आराम आने के बाद वो मोटा होने लगा था, लो इंटेलेक्ट होने लगी थी, मून फेस हो गया था, लिथार्जी, टायर्ड सब हो गया था। तो यहाँ सर कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट था ब्रोंकाइटिस का और अस्थमा का, ये पार्शियल सिमिलिमम के साथ हो गया, उसका एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम नहीं हुई और इसने इसको सप्रेस कर दिया। इसके पहले वाले सोरिक डिजीज मैनिफेस्टेशन को, और उसको वो ले गई साइकोटिक डिजीज मैनिफेस्टेशन की तरफ सप्रेशन के बाद। Psychosis, which stands for slowness, stoutness, undercoverness, deceitfulness, and is now making the child express lethargy, obesity, false healthy look। देखो क्वालिटी बता दी बड़े सर ने साइकोसिस की। हम्म। साइकोसिस को हम्म। हम कैसे मानते हैं कि साइकोसिस में स्लोनेस होगी, स्टाउटनेस होगी, अंडर कवरनेस होगी, अंदर अंदर वो रहेगा उसका जो चलेगा, ओपन होके सिम्टम नहीं आते हैं इसके। और ये डिसीटफुलनेस इसकी करेक्टरिस्टिक है साइकोसिस की। और इसीलिए फिर हम्म। ये बच्चा अब लिथार्जी हो गया, ओबिसिटी की तरफ चला गया और फॉल्स हेल्दी लुक की तरफ चला गया। देन हम्म। ऑब्वियसली अंडर कवरनेस इज गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू एन अंडरलाइंग साइलेंट डिजीज। और हम्म। बिल्कुल जो स्वाभाविक है, ये जो अंडर कवरनेस है, जो अंदर की तरफ चल गया प्रोसेस इसका, ये इस अपने आप हम्म। को एक्सप्रेस करेगा अंदर किसी साइलेंट डिजीज के रूप में। अब बिल्कुल ये जी। शरीर में कोई अंदर अंदर कोई साइलेंट डिजीज की तरफ ये प्रोसेस अब चलेगा इसमें अंडर कवरनेस की वजह से। एट द एज ऑफ 14-15 ईयर्स दिस बॉयज ब्लड प्रेशर शैल स्टार्ट शोविंग हायर लिमिट। लो जी, अंडर कवर का सामने आने लगे रिजल्ट कि ये बच्चा जब 14-15 साल का है तभी इस बच्चे का ब्लड प्रेशर जो है वो हायर लिमिट्स को दिखाने लगा, हायर लिमिट्स की तरफ रहने लगा, बीपी। हम्म। इफ दिस प्रोसेस इज नॉट निप्ड इन द बड, द यंग बॉय बिकम ए फ्रैंक हाइपरटेंसिव विद ब्लड प्रेशर मेजरिंग 140/100 mm of Hg and that too TOO at the age यंग एज ऑफ 20 ईयर। और बड़े सर कह रहे हैं कि यदि इस प्रोसेस को यहीं पर ही नहीं पकड़ा गया, अब अभी हम्म। शुरुआती दौर में जब ये बड़ी, अभी इसकी कली फूटी है एक तरह से, अभी इसकी शुरुआत हुई है, इसको नहीं नोचा गया, निपट का मतलब तोड़ना नोचना, जैसे किसी उसको तोड़ देते हैं। हम्म। तो ये बच्चा जो है फ्रैंक हाइपरटेंसिव उसमें चला जाएगा स्टेट में, ब्लड प्रेशर इसका 140 या 100 mm of Hg हो जाएगा 20 साल की उम्र तक, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। जी। हाउ मैनी ऑफ अस नाउ सॉरी हाउ मैनी ऑफ अस नो दैट इट ऑर्डर टू क्योर हिज hypertension we have to make the psoric asthma come back transiently।
हम में से कितना इतने जानते हैं भला कि हम्म, जब जब क्योर होगा इस हाइपरटेंशन का इस बच्चे की, तो सोरिक अस्थमा थोड़ा सा ट्रांजिएंटली फिर से आएगा। बिल्कुल। दिस शुड बी फॉलोड बाय ड्राई कफ एट लरिंजियल और फेरिंजियल लेवल। और ये जो वापस आएगा ये बेसिकली आएगा ड्राई कफ के रूप में लरिंजियल या फेरिंजियल लेवल की। हम्म, This should be further followed by sneezing and then onto skin by transient soric eruption। और फिर ये आगे ड्राई कफ और ड्राई कफ लैरिंजियल या फेरिंजियल लेवल की जब और क्योर होएगी और रिकवर होगा तो इसको छींके आएंगी अब, और फिर स्किन के ऊपर कुछ सोरिक इरप्शंस आएंगे। ये जी, ऐसे इसका रिवर्सल होगा। These बिल्कुल। skin eruptions should also proceed इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लो साहब, यहाँ बड़े सर यहीं नहीं रुके, कह रहे जो सोरिक इरप्शंस भी आएंगे तो ये भी नीचे की तरफ को जाएंगे। जी, ये अबाउ डाउनवर्ड या ऊपर से नीचे की तरफ को डायरेक्शन में ये जाएंगे। अबाउ ऑल दीज शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद बाई एनी मेडिसिन लोकल और इंटरनल। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ कि ये जो आएंगे दाने इनको इंटरफेयर ना किया जाए किसी मेडिसिन के द्वारा, भले चाहे वो लोकल लगा के इंटरफेयर हो चाहे अंदर खिला के हो, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, करना होगा। कह रहे हैं वन हैज टू रिमेम्बर दैट इट इज द वाइटल फोर्स इटसेल्फ व्हिच इज क्योरिंग द डिजीज एंड नॉट अवर होम्योपैथिक मेडिसिन। इसको डिस्टरबेंस आ रहा है। कह रहे हैं कि याद रखना चाहिए हमें, वन हैज, किसी को भी ये याद रखना चाहिए कि वाइटल फोर्स अपने आप को क्योर करता है, अपने आप क्योर करता है डिजीज को, अपने आप को वाइटल फोर्स है अपने आप जो क्योर करता है डिजीज को। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन डिजीज को क्योर नहीं करती। हमारी मेडिसिन वाइटल फोर्स से उस परसेप्शन को, उस इमेजिनेशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर देती है। और फिर वाइटल फोर्स सेल्फ प्रिजर्वर होने के नाते, हार्मनी में बनाए रखने के नाते, चूंकि इसका काम ही ये है नोवे एफोरिज्म के अकॉर्डिंग, ये खुद को डिजीज से मुक्त करता है ऑर्गेनिज्म को अपने। द वर्क ऑफ होम्योपैथिक सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड वाज ओनली टू स्टिमुलेट द इम्यून रिएक्शन दैट प्रोसीड्स टुवर्ड्स क्योर। बड़े सर कह रहे हैं ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक की जो सिंगल डोज है डॉक्टर अमितपाल भाई, जिसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, ये तो केवल और केवल स्टिमुलेट करती है इम्यून रिएक्शन को, जो के आगे बढ़ती है क्योर की तरफ लेके जाती है जो बंदे को। ठीक है, बल्कि यहाँ भी मजे की बात यह है कि इम्यून रिएक्शन तो अपने आप पॉजिटिव हो ही जाएगा। वो जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो जो उस पे वाइटल फोर्स पे इम्प्रेशन था, उसको ये इरेज करती है। और फिर ये इम्यून रिएक्शन भी वाइटल फोर्स के ही कमांड में रहता है, तो फिर ये क्योर की तरफ बढ़ जाता है। डॉट लगा के कह रहे हैं, कुछ पॉइंट दिए, कह रहे हैं पहला पॉइंट कह रहे हैं कि मैनी केसेस ऑफ चिल्ड्रन विद रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस ट्रीटेड बाय मी विद स्पेसिफिक्स एंड मिक्सचर्स हैव बीन फाउंड बाय मी टू कम बैक विद डलनेस ऑफ मेमोरी फेलिंग टू पास इन सब्जेक्ट इन विच दे यूज टू प्रीवियसली सिक्योर हाई मार्क्स। दूसरा पॉइंट सर ने ऑब्जर्व करके बताया अपनी प्रैक्टिस का, कह रहे हैं अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस पेशेंट व्हेन इम्प्रॉपरली ट्रीटेड हैव एंडेड विद हैविंग जॉइंट्स पेन और अर्थराइटिस। ऐसे भी केस पकड़े सर ने अपने प्रैक्टिस में कि जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट थे, जब वो इम्प्रॉपरली ट्रीट करे गए तो बाद में उनको जोड़ का दर्द आ गया और अर्थराइटिस की तरफ बढ़ गए। बिल्कुल। कह रहे हैं अस्थमाज हैव बीन मेड टू डिसअपियर मच to the satisfaction of the patient only to create hypertension or ischemic heart disease in them। ये ऐसा भी महसूस करा सर ने, बड़े सर ने ऑब्जर्व किया कि अस्थमा का डिसअपियर हो जाना, सेटिस्फैक्शन के पेशेंट के लिए डिसअपियर हो जाना गलत तरीके से बाद में क्रिएट होता देखा गया हाइपरटेंशन या इस्चेमिक हार्ट डिजीज उसमें।
Lumbago and sciatica patient was bound to develop blood pressure problems or ischemia or heart attacks if not treated properly with allopathy, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक रेमेडीज। देखो आगे तीनों बता दी। लंबागो अगर किसी का है, साइटिका का पेशेंट अगर कोई है, तो वो बाउंड टू डेवलप है। यहाँ तो बड़े सर ने बाउंड टू डेवलप भी कह दिया कि उसको तो ब्लड प्रेशर की तरफ जाना ही है, क्योंकि थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर जब जाता है तो वो ब्लड प्रेशर ही आता है उधर, थर्ड से फोर्थ में हार्ट है। कह रहे हैं अगर लंबागो साइटिका किसी पेशेंट का गलत ट्रीट करा गया होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा, तो भाई बंदा चला जाएगा ब्लड प्रेशर की तरफ, बंदा चला जाएगा इस्टीमिया और हार्ट अटैक्स की तरफ। सर ने कुछ वो भी दे दी डायरेक्शन है अमित। मैंने कहा ये वही केस है जो सियाटिका का नाम सुनते ही कोलोसिन वगैरह को रिपीटेशन दबा के करते हैं फिर। हाँ, कोलोसिन दे देते हैं, मैगफोस दे देते हैं, और जो और देखो यहाँ बड़ी अच्छी बात है, यहाँ सर ने कह दिया कि जो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक रेमेडीज के द्वारा, होम्योपैथिक के द्वारा भी जो प्रॉपरली ट्रीट ना हुआ हो, जबकि होम्योपैथी को कह देते हैं ना आम जनता भी, होम्योपैथी है, होम्योपैथी कोई नुकसान थोड़ी करेगी। हाँ ये कह देते। तो ये बड़ी अच्छी सी बात है। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सबको सर ने साथ में क्यों लिखा, पर अब समझ में आ रहा है कि ये रॉन्ग होम्योपैथी की बात हो रही है। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अगर है भैया, जो लोग होम्योपैथी को एलोपैथी के तरह यूज कर रहे हैं ना, हाँ ये यहाँ पे उन्होंने होम्योपैथी रखा है। हाँ, तो सिंगल बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं और है। मैं आपको एक बात और बताऊं अपनी फीलिंग, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर अमित पाल भाई, यहाँ होम्योपैथिक वर्ड है ही नहीं हो, क्योंकि होम्योपैथी केवल वही यूज हो सकता है जहां सिमिलीमम हो, बस। अदरवाइज एलोपैथी ही है वन एंड ओनली। ड्रग हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, होम्योपैथी में जो यूज होती है उस तरह की डायनामाइड मेडिसिन हो सकती है, वो जो आयुर्वेदिक में यूज होती है रेमेडीज, अदरवाइज रिलेशन तो दो ही हैं, या तो एलो, या रिलेशन तो तीन ही है, या तो एलो या होम्यो या एंटी। पवन बोस, हाँ भैया, अमितपाल, पवन बोस, अमितपाल, देखो विद ड्यू रेस्पेक्ट एक बार इस लाइन को फिर दोबारा पढ़ो। बड़े सर गलत नहीं थे, उन्होंने क्या लिखा है, लंबैगो एंड सियाटिका पेशेंट्स आर बाउंड टू डेवलप ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स और इस्कीमिया और हार्ट अटैक इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, इफ ट्रीटेड विद रॉन्ग होम्योपैथी। उन्होंने कहा कि अगर उसे सही से ट्रीट नहीं किया एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन से, अगर आपने उसे, है ना, तो आपने होम्योपैथी को तो कहा कि होम्योपैथी से सही से करा तो फिर नहीं होगा। उन्होंने ये बोला है कि इफ नॉट ट्रीटेड, इफ नॉट ट्रीटेड, और बाद में वर्ड आ गया रेमेडीज। रेमेडीज में वहां उन्होंने मेथड नहीं बताया, उन्होंने बताया ये जो रेमेडी है, जो आयुर्वेदिक की रेमेडी है, होम्योपैथी में यूज होने वाली रेमेडी है, एलोपैथी में जो रेमेडी है, अगर इनके द्वारा आपने इनसे सही से ट्रीट नहीं करा तो होगा। अभी बहुत मतलब वैसे मैं आपको बताऊं, देखो विद ड्यू, मेरे को एक बार भैया ने, कमल भैया ने, और हम लोग बहुत सोचते हैं, जैसे अभी कह रहे हैं ना कि रिपीटिशन करते हैं या ये करते हैं या ऐसे करते हैं, नहीं भैया कहते थे कि बड़े सर ने तो कभी बाद में बड़े सर तो सिंगल डोज दिया करते थे, लेकिन कई बार हमारे को सिंगल डोज से भी समझना पड़ता है कि यार ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, ये सप्रेशन हो रहा है। तो इस चीज की आंख हर कोई खुला रख के करे कि भाई हम कहते हैं यार हम तो रिपीटिशन नहीं करते और हमारे से सप्रेशन नहीं होगा। नहीं, अगर हमने सही मेडिसिन नहीं दी तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में गई, तो इसका मतलब हमारी सिंगल डोज भी सप्रेस कर सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कल भी आई थी बड़ी अच्छी, कि जब दीपशिखा कह रही थी कि किसके सिम्टम आएंगे, मेडिसिन का आएंगे या दूसरा आएंगे, तो सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज अगर रोंगली दे दी गई तो नेक्स्ट सेंसिटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है सप्रेशन में। हाँ जी, हाँ अमित पाल कुछ कह रहे हैं। देखो भैया ऐसा है कि देखो बात आपकी ये कि वो कर सकती है,
वो होंगे रेयर चांस। अभी हाँ आप देखो कि अभी हाँ 15 साल प्रैक्टिस करते हो गए, आपके कितने केस सियाटिका से कन्वर्ट हो गए उसमें? हाँ मुझे हाँ नहीं लगता भाई एक भी केस बात, हुआ हाँ मेरे भाई बात सुनो, ये होगा। बात है, ये है कि हमें अपनी आंख पे बात ध्यान भी रखना होता है है, देखो कि क्या हमारे बात। बाद कौन सी किस लेयर में डिजीज गई। हम ये कह रहे हैं खाली सियाटिका या उस पे नहीं, ऐसा इस चीज को भैया ने इसीलिए बताया था कि हम लोग ये सर लोग ये सब जब देते हैं, अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं गई तो दैट इज सप्रेशन। सर का कहना यही था कि ये हाँ राइट डायरेक्शन में जानी चाहिए, हाँ तक तो ये बात पूरी होने दो है ना। हाँ कि आपके पास कितने केस रेयर चांस है कि वो सिंगल डोज माइनर डोज वहां पे लेके जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस है अगर आप रिपीटेशन कर रहे हो तो वो जाने के मैक्सिमम चांस है। हाँ सप्रेशन में। हाँ सप्रेशन में जाने के चांस में जो भी हैं, जब ज्यादा डोज, ज्यादा मेडिसिन यूज करी जा रही है, एक बात। और भाई दूसरी बात मैं मेरे अमित अमित शर्मा यहाँ बता दूं, बड़े सर सिंगल डोज के एकदम वो नहीं थे, अड़ियल नहीं थे। वो केस टू केस देखते थे कि किस केस में हाँ रिपीट करनी है, किस केस में सिंगल डोज देनी है। एक मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर अमित पाल मेरे साथ थे SCPH प्लस में। एक किसी ने पूछा था, उसको कैंसर था नाक के अंदर अमित, जो ब्लड जा रहा था, हाँ ट्यूमर था। हाँ जी। तो सर ने कहा, हाँ डॉक्टर वर्गीस ने शायद पूछा था कि सर इसको डोज कितनी देनी है, दवाई सिंगल देनी है क्या? तो बड़े सर ने कहा, मैं इसको जब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक एक सिंगल ड्रॉप भी आती रहेगी ब्लड की। जैसे ही ब्लड की बिल्कुल। ड्रॉप आना बंद हो जाएगी मैं बंद कर दूंगा। तो ये केस टू केस वेरी करता था बड़े सर के हिसाब से। बड़े सर कहते थे जब तक सिफिलिस ना चला जाए तो जब तक आप रिपीट करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू स्टेट। तो ऐसा बस हाँ बेटा। बस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर मेडिसिन देते हैं तो वो सिंगल डोज का ही क्या फ्रैक्शनल डोज होता है क्या? हमें कुछ ऐसा याद आ रहा है कि उसको भी सिंगल डोज बोलते हैं, कि वो जो कांस्टेंट फ्रैक्शनल में बांट करके हमने उसको दिया है और इस तरह से वो होता है। मतलब सिंगल डोज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार हमने जो डाल दिया सिर्फ वही है। वो हाँ एक जब तक एक कंप्लीट स्टिमुलस नहीं उससे पैदा हो जा रहा है जिससे कि हाँ इम्यून रिस्पांस स्टार्ट हो जाए, तब तक हाँ देते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? हमें हाँ, मतलब बहुत इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाए तक की जो देते हैं वो सिंगल मानी जाएगी, चाहे हाँ वो जी बिल्कुल। फ्रैक्शनल हो, चाहे वो कैसे हो। एक बात लेकिन बड़े सर ने तो और बड़ी अच्छी बात ये बताई थी कि मुझे याद आ रहा है, अमितपाल शायद इसको कनेक्ट करेंगे। किसी ने पूछा कि साहब इसको मेडिसिन कब तक रिपीट करेंगे, तो बड़े सर ने ये कहा था कि जब तक इसका ये ब्लड आ रहा है नाक से। और इवन तो बड़े सर ने ये भी कहा था जब तक अगर सिंगल ड्रॉप भी ब्लड आ रहा है, तो उनका भाव हमने ऐसे पकड़ा कि अभी सिफिलिस वापस नहीं गया। जब तक सिफिलिस मुड़ नहीं जाएगा वापस साइकोसिस की तरफ, क्योर की तरफ, तब तक वहां गुंजाइश है हिट करने की। ये भी सामने आया भाई, ये जान लो। जी, बिल्कुल। बहुत बात में बात यहाँ पर दूसरी चल रही है, पवन बॉस अमित हाँ पाल सब बिल्कुल सही है। बात यहाँ पर दूसरी चल रही है कि बात ये चल रही है कि आपको फॉलोअप को देखना है कि हाँ आपके फॉलोअप में क्या चल रहा है। बस अब वो डिसाइड करेगा। कहीं मैं इस बात पर नहीं कह रहा कि वो जो है सिंगल डोज दी थी या फ्रैक्शनल दी थी या क्या हाँ करा था, हाँ लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन सही है, दैट इज इट इज गोइंग टुवर्ड्स क्योर, में इट बी सिंगल और में इट बी डिवाइडेड। और हाँ। अगर उसकी डायरेक्शन सही नहीं है तो तो, सिंगल डोज भी सप्रेशन तो ये तो करती कल है। हो गया था, ये तो कल बड़े अच्छे से लेवल पे हो गया था। कल थे आप क्लास में क्या डॉक्टर अमित? कल थे बस अमित शर्मा? इसी बात, नहीं मैं कल था नहीं, हाँ बस इसी बेसिकली बात पे कल चल रही थी, दीपशिका तो उसी ने, पे कह रहे थे। कल दीपशिका के तरफ से बहुत अच्छा सवाल आया था, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूं। कल बेसिकली सप्रेशन की बात आ रही थी। बड़े सर का आ रहा था कि मैंने 3 महीने तक TDS दी थी विनका माइनर, तो उसके बाद उसको ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया। तो बात यह आ रही थी, दीपशिका ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि भैया अगर वो सिंगल डोज से भी गलत है तो उसके बाद भी सप्रेशन हो सकता है क्या, कुछ ऐसा था। तो क्लियर ये हुई थी बात दीपशिका कि अगर सिंगल डोज से सप्रेशन है तो बेसिकली वो नेक्स्ट सेंसिटिव टिश्यू जो है उस बंदे का, नेक्स्ट ससेप्टेबल ऑर्गन जो है वहां सप्रेशन जाएगा। और जो आप बात कर रही थी, देखो ये आप मुझे याद आ गई, वो ये थी कि यदि रिपीटेड दे रहे हो किसी मेडिसिन को, उस मेडिसिन के अपने सिम्टम भी आ हाँ जी जाएंगे सप्रेशन में। जी तो ये जी बड़ी अच्छी क्लियर हुई थी कल बात कि सिंगल डोज अगर सप्रेशन करेगी तो उस पेशेंट का अगले वाला जो वीक पार्ट है
वीक ऑर्गन है, वहां पे जाएगा सप्रेशन। और अगर आप लगातार मेडिसिनल डोज ज्यादा दे रहे हो, रिपीटेड दे रहे हो, तो इसमें मेडिसिन के अपनी प्रूविंग के रूप में भी बंदे का सप्रेशन कवर कर जाएगा कि कहाँ जा रहा है सप्रेशन। जिसमें हमारी ओपीएम की बात हुई थी कि अगर ओपीएम को लगातार देते जाओगे तो फिर देखा जाएगा कि ओपीएम कौन से टिश्यू पे ज्यादा काम करती है। ये नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है तो ये नर्वस सिस्टम का सिम्टम ज्यादा पैदा कर देगी एक तरह से, या ये और हाँ। दूसरी ये भी है कि सर ने भी अपने रिपीटेशन वाले केस बताए पीछे। सिंगल डोज वाले थोड़ी ना बताए, बहुत सही बात कह रहे हो, है ना। लेकिन बात अच्छी है, अमित ने दोबारा क्लियर करवा दी है कि सिंगल डोज के भी सप्रेशन होते हैं। और हमने ये कहा था ये अक्सर वो लोग मिलेंगे जो या तो बहुत सेंसिटिव होंगे या थोड़े से इडियोसिंक्रेटिक टाइप के होंगे, जिनमें एक सिंगल डोज भी, अदरवाइज सिंगल डोज का सप्रेशन। और बात अमित पाल ने एक और कही थी कि ये जो हम बात कर रहे हैं कल ऑर्गेनन में कही थी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ये 6th एडिशन की लाइट में अगर देखें तो हम 50 मिलीसीमल की बात करेंगे, और वहां तो और भी नगण्य हो जाता है सप्रेशन, है ना। ये एग्रावेशन खास करके, और सप्रेशन इतनी जल्दी नहीं दिखता वहां भी। बिल्कुल। लेकिन ये और अमित शर्मा बॉस शायद ये चीज करें, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो जो फॉलो अप में अच्छा अगर आ रहा है, सही डायरेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब चाहे हमने जिस भी फॉर्म में जैसे भी डोज दिया है वो सही डायरेक्शन जा रही है। नहीं यही है। देखो दीपशिका पवन बॉस, मैं फिर आप लोगों ने कल डिस्कशन करा, बहुत अच्छी बात, अमित पाल जो कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छी बात, लेकिन एक डोज देकर छोड़ते थे, कैंप में बुलाते थे, ठीक है। एक बच्चा जिसको जो बोल नहीं सक रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, और उसने पहला शब्द बोला पापा, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े सर के पास, और बड़े सर ने कहा मेडिसिन चेंज करो, ये गलत डायरेक्शन है, इसको कुछ और दिक्कत आ रही, क्योंकि पापा नहीं कहना चाहिए था, माँ कहना चाहिए। हाँ, तो पता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल, और बड़े सर और ये सर लोग जो है अंत भला वाले नहीं, आपकी डायरेक्शन, फिर वही बात है कि सर ने कहा अगर डायरेक्शन सही होगी तो अंत तो अपने आप भला आएगा। आपको बिल्कुल सिंगल मेडिसिन देते ही ये देखना है कि ये किस डायरेक्शन में चल दिया। हाँ। यहाँ पर बात ये चल रही है कि ये किस डायरेक्शन में चल दिया। हाँ। अभी सर हम लोग बड़े ध्यान से करते हैं कि अभी इसमें हो रहा था ना कि मैंने तो इसको दे दिया तो ये बच्चा बहुत समझदार होने लगा। अरे बच्चा और समझदारी दोनों अलग अलग है। बच्चा चोरी के समझदारी साइकोसिस आने लगी तो इसका मतलब सप्रेशन करने लगे। भाई ये पॉइंट भी अमित कल इससे भी मजेदार आया। कल पापा वाली बात भी नहीं थी, कल तो ये था कि अगर आपकी मेडिसिन दे दी और बच्चा ठीक हो गया अपेरेंटली, लेकिन उसके अगर फीचर चेंज होने लगे, उसकी नोज जो है प्लम्पी होने लगी, उसका चेहरा गोल होने लगा, तो ये भी सप्रेशन है। वो तो पापा वाली बात से भी आगे कह रहे हैं कि द फेस चेंजेस फ्रॉम लॉन्ग थिन टू फ्लैशी एंड प्लम्पी, तो ये भी एक तरह, और शार्प नोज अगर प्लम्पी हो गई तो ये भी साइकोसिस में भेज दिया आपने। बस वही है, हमारे एक सिंगल स्टिमुलस पे केस किस डायरेक्शन में चल दिया वो हमें सब बताएगा। हाँ तो हाँ भैया सर जो एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें सर ने, वो उस एग्जाम्पल में ये सर के एक्सपीरियंसेस हैं कि वहां पे गए हैं, या फिर अगर ये केसेस इम्प्रॉपरली ट्रीट होंगे तो ये इसी में लैंड होंगे। हाँ, दोनों भाव आ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भाव आ रहा है कि इस तरफ बढ़ जाएगा, जैसे कि आया था लंबेगो सियाटिका का हार्ट हाइपरटेंशन की तरफ, तो ये तो 3rd लेयर से 4th लेयर की तरफ का इशारा कर रहा था। लेकिन अभी आपने ही बात करी थी परसों या कल कि भैया क्या अगला वही आएगा या कोई ऑर्गन भी, वो सुगंध ने करी थी कि भैया क्या वो पार्किंसन में ही जाना था या कुछ और भी हो जाना था उसको। तो ये फिर ये इसका अच्छा जवाब हमारे पास ये है सबके कि अगला उस पेशेंट में नेक्स्ट कौन सी लेयर वाला ऑर्गन ससेप्टेबल है, सप्रेशन वहां जाता है। इसलिए फर्स्ट लेयर का सप्रेशन सीधे 4th लेयर पे भी मिलता है, फर्स्ट लेयर का सप्रेशन सीधे 5th लेयर पे भी मिलता है। समझ रहे हैं डॉक्टर श्रेय भाई? तो बड़े सर ने यहाँ मिक्स दोनों का लग रहा है यहाँ, लेकिन जो असली जवाब है वो ये है कि ये कोई तय नहीं है कि यहाँ का सप्रेशन वहां जाएगा ही जाएगा। अगर मेरा नर्वस सिस्टम वीक है तो मेरे स्किन इरप्शन मेरे नर्वस सिस्टम के सिम्टम पैदा कर देंगे। अगर अमित पाल का अगर फॉर एग्जांपल लीवर अगर सेंसिटिव है तो इसकी स्किन के सप्रेशन लीवर की पैथोलॉजी को अगला वो देंगे।
क्योंकि बॉडी वाइटल फोर्स सप्रेशन उस ऑर्गन पे लेके जाता है अगर उसे दबाया जाए जो नेक्स्ट वीक होता है उस बंदे का, सर नेक्स्ट सेंसिटिव होता है, नेक्स्ट ससेप्टेबल होता है। तो ये ऐसे सर, है। जी सर। हाँ भैया। सर सबसे पहले ये होगा, ये कह सकते हैं कि नेचर जो है, बॉडी अपनी सबसे पहले डिफेंस लेके आती है हमेशा, जिसमें लाइफ मिले। हाँ फिर उसके बाद अगर उसको सप्रेस कर देंगे तब वो सिफिलिटिक और फैटल डिसीज की तरफ जाएगी। क्योंकि एग्जाम्पल एक आध मेरे पास है जिसमें ना नी में दिक्कत थी, उन्होंने एडवांस साइंस की सहायता से उनको रिप्लेस करा दिया। पीछे से सिफिलिस चला आ रहा था, कैंसर का फैमिली हिस्ट्री में, और कैंसर आ गया 1 साल बाद। हाँ है ना, देखो जहाँ ये वीकनेस थी, जहाँ सेंसिटिविटी देखो थी, जो ससेप्टेबिलिटी थी। हाँ अमित पाल। ये डिसाइड करेंगी दो चीज, म्याज और उसकी सेंसिटिविटी। हाँ अगर इस पोजीशन सिफिलिटिक है तो वो सोरिक सप्रेशन से डायरेक्ट सिफिलिस में भी जाने के चांस होंगे। हाँ, और मैनिफेस्टेशन तो ज्यादा सिफिलिस ही देगा वो। मैनिफेस्टेशन हाँ, अगर मियाजम उसमें सिफिलिस चल रहा। हाँ म्याजम साइकोटिक है तो वो साइकोटिक डिफरेंस लेगी, हाँ है ना। हाँ और कल का ही मैं जो मेरे पास तो भगवान, मतलब मैं ये कहता हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो देखने को मिला। हाँ पता है कल एक बच्चे को लेके आए, बच्चा था सिर्फ 6-7 साल का। हाँ तो उसकी मम्मी बोलती है कि भैया ये इतना एग्रेसिव है कि इसके स्कूल से शिकायतें आ रही हैं और स्कूल की प्रिंसिपल ने इसको मना कर दिया रखने के लिए। हाँ तो मैंने पूछा क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ये सामान तोड़ता है, बच्चों को मारता है, करता है, ये करता है, और भैया कहीं भी एकदम से कूद जाएगा किसी के। तो बेसिकली बात ये थी कि मैंने उससे ये पूछा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि कब से है इसको। भैया ये ना 1.5-2 साल से ही है। मैंने कहा बचपन से ऐसा नहीं था। कहते नहीं भैया बचपन से तो ये बहुत अच्छा था, बड़ा शांत था, बड़ा पढ़ना लिखना और जो बात कहना, लेकिन आज कोई बात मानता नहीं, करता नहीं है। हम्म, तो एक बात पता चला कि जब से इसकी मेडिसिन निकलवाए तब से इसका स्वभाव में चेंज आया है। क्या निकलवाए? टॉन्सिल की सर्जरी कराई ओके थी, टॉन्सिल। ओके, अच्छा। तो टॉन्सिल की सर्जरी कराई तब से इसके स्वभाव में ये चेंज आ गया है। और भैया हम तो बहुत ही परेशान है। अब आप देखो ना कि से कहाँ शिफ्ट हो गई। हाँ, ये टॉन्सिल से नर्वस सिस्टम पे चला गया डॉक्टर सुगंध। और जबकि बड़े सर का जो टॉन्सिल का था वो ओबेसिटी में गया था, डलनेस में गया था। हालांकि डलनेस भी रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम ही है, लेकिन उसमें तो डायरेक्शन ना बेसिकली जैसी सॉइल होगी उस बंदे हाँ। की, वो वैसी ही सप्रेशन की डायरेक्शन में जाएगा। सीड सॉइल सिचुएशन में जो सॉइल होगी, सॉइल तय करेगी उस ऑर्गेनिज्म की सॉइल फिर कैसी है। अभी हम क्रॉनिक डिजीज पढ़े थे तो उसमें देखा था कि एक प्रेग्नेंट महिला थी जिसको इरप्शंस थे स्किन पे। 7वें महीने में उसने कोई ऑइंटमेंट लगा लिया डॉक्टर अमित जी। तो भाई उसको अबॉर्ट हो गया वो बच्चा, और उसके बाद वो 5 साल तक कंसीव नहीं कर पाई। तो हाँ। अब ये उसका स्किन सप्रेशन कहाँ गया दीपशिका? नर्वस सिस्टम पे थोड़े गया, उसका तो एंडोक्राइन पे गया, उसका तो रिप्रोडक्टिव पे गया। बिल्कुल। तो इसलिए कोई फिक्स नहीं है पहले से। हाँ, मोटा मोटा असेसमेंट जरूर दिया है, अदरवाइज सॉइल तय करेगी, ये जान लो। जी। हाँ, जनरल डायरेक्शन यही रहेंगी। जनरल डायरेक्शन ऐसे नहीं रहेगी कि 5वीं लेयर का सप्रेशन फर्स्ट लेयर पे आ जाए, ऐसा नहीं है। सप्रेशन तो चलेगा 1st to 7th ही, लेकिन ये अलग अलग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तय करेगा कि फर्स्ट का सप्रेशन 3rd पे जाएगा या फर्स्ट का सप्रेशन 5th पे जाएगा। डायरेक्शन वही रहेगी 1st to 7th, है ना। जी। तो डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर सुगंध, और कोई बात है? नहीं। मैं एक बात रखना चाह रहा था सर। जी सर। एक्चुअली सप्रेशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ। अब इसमें यहाँ पे भी रिपीटेशन से भी रिलेटेड चर्चाएं हो रही थी। जी। सर डिलीरियम की क्लास ले रहे थे तो उस समय एक केस पूछा गया था जिसमें सर जो है कोनियम दिए थे फ्रीक्वेंट रिपीटेशन के साथ में। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन मतलब वो लगभग 10 m वगैरह रहा होगा, और एवरी 10 days या मंथ ऐसा कुछ था उनका, 20 days ऐसा कुछ था कि 4-5 डोज देना है ऐसा करके। हाँ। तो केस क्या था कि किसी ने अपने मदर के लिए उन्होंने पूछा था कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है करके।
हाँ तो सर उस बात पे ही उन्होंने कंक्लूड किया था कि मदर जो है डोमिनेटिंग है और फादर से उनकी बनती नहीं है, तो सेक्सुअल सप्रेशन की वजह से उन्होंने कोनियम दिया था, फ्रीक्वेंट रिपीट करने के लिए दिया था। तो ओके। यहाँ पे किस तरह से उन्होंने सर इवेलुएट किए होंगे, हाँ इस तो बात सर को मैं ये रखना जब चाहता जब हूँ। तक वो डिलीरियम से बाहर नहीं आएगी ना, जैसे हाँ डिलीरियम से बाहर आ गई होगी दवाई रोक दी होगी सर ने। अच्छा जैसे ही डिलीरियम से बाहर आ गया, चाहे वो सिंगल डोज से आ जाए चाहे रिपीटेड डोज से आ जाए, 2 से 3 से, तो ये फॉलोअप तय करेगा कि अब रिपीट करनी है नहीं करनी। वैसे तो देखो बड़ी अच्छी चर्चा ये ऐसी है कि इसके मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। कई ऑथर्स ये कहते हैं कि यदि आपकी पहली मेडिसिन पहली डोज के बाद केस मूव कर गया, बिल्कुल। समझ रहे हैं, मूव कर गया, तो अब दूसरी देनी ही नहीं है। कैंट साहब तो यही बोलते हैं, चाहे वो डिलीरियम के केस है, यदि मेडिसिन सिंगल डोज लेने के बाद वो उसकी डिलीरियम की इंटेंसिटी कम होने लगी, तो अब आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कायदे में तो। लेकिन बड़े सर का भाव ये था कि जो और ऑर्गेनन में भी आया कि अगर सिफिलिटिक केस है, अगर फ्लेयर अप केस है, तो उसको हिट करो, बराबर हिट करते जाओ जब तक वो सिफिलिस उससे बाहर पीछे को ना हट जाए। सर 50 यहाँ मिलीसीमल पे को लेके। हाँ जी। केस जो है एक्चुअली डेलीरियम का केस नहीं था, वहां पे क्या है सर फ्री किए थे कि भाई जिनको भी कुछ क्वेश्चन पुटअप करना हो, अपना क्वेरीज पुटअप करना हो, कर सकते हैं करके। हाँ तो किसी किसी डॉक्टर्स ने अपनी मदर का केस जो है वहां पे रखा था कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हमेशा रहती है, हमेशा एंगर रहता है ऐसा करके, और मेरे फादर और मदर में हमेशा लड़ाई होते रहती है, तो सर मेडिसिन एडवाइस कर दीजिए ऐसा करके। तो वहां तब सर बताए थे। सर ने रिपीट कहा था। हाँ रिपीट करने के लिए बोला था, कोनियम में और हायर पोटेंसी में एडवाइस किए थे, 1 m या 10 m बोले थे। हाँ और ड्यूरेशन मेरे को याद नहीं आ रहा है कि 20 डेज था कि 1 वीक एक्चुअल था, में मैं 10 डेज था, बताऊं, लेकिन रिपीट करने के लिए बोला था। याद भले ही आ रहा हो या ना आ रहा हो डॉक्टर साहू सर, जी बेसिकली केस का फॉलोअप ही तय करेगा। अभी शर्मा भी कह रहे थे कि डायरेक्शन किधर को जा रही है ये तय करेगी। ये तय करेगी, अगर आपकी डायरेक्शन सही जाने लगी तो रिपीटिशन की जरूरत है नहीं। वैसे सेंटिसिमल पे तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो ऑर्गेनम के 6th एडिशन में हैनीमैन साहब ने कहा था कि आप फ्रीक्वेंट डोज दीजिए अगर फ्लेयर अप केस है ऐसा, तो वो 50 मिलीसीमल के लिए कहा, जिससे वो उसकी उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ऐसा भाव तो जरूर जुड़ रहा। अदरवाइज अगर केस कम बैक होने लगा आपकी सिंगल डोज से ही, तो भाई सेकंड डोज का तो कैंट साहब ने बिल्कुल मना कर दी थी, जब तक वो स्टैंड स्टिल ना हो जाए, जब तक वो वापस दोबारा से एग्रावेशन की तरफ को ना चल दे। कैंट वाले ऑब्जर्वेशन काम आएंगे यहाँ। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि अमित भैया जो कह रहे हैं कि वो फॉलो अप ही तय करेगा, आपको रिपीटेशन करनी है, रोकनी है, नई टोटलिटी बनानी है, क्या करना है, ये आपका ही डिसाइड करेगा। हाँ हाँ, और जो एक्यूटनेस है, इंटेंसिटी है किसी केस की, वो ये भी तय करती है कि यहाँ हम 2-3 खुराक जल्दी जल्दी देनी है एक्यूट की तरह, या सिंगल से काम चल जाएगा। एक्यूट केस में रिपीटिशन बताया था ना हैनीमैन साहब ने, क्रोनिक, तो वहां फिर इंटेंसिटी केस की ये तय करेगी। तो बेसिकली फिक्स रूल्स नहीं है, वो केस तय करेगा। जी बिल्कुल। तय करेगा चलो बहुत सारी चीज। करें आगे 2-4 लाइनें और। हाँ जी कर लेते हैं पूरी। हाँ, कह रहे हैं लंबैगो इफ इम्प्रोप। हाँ अमित शर्मा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आगे चलें ये, क्योंकि इसी में चलते रहेंगे, नहीं तो दिक्कत। हाँ, lumbago if improperly treated will end with patients complaining of pain in neck, which is then diagnosed as cervical spondylitis। स्पॉन्डिलिटिस लिखा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस। तो लंबैगो को अगर इम्प्रॉपरली ट्रीट करा गया, वैसे ये थोड़ा कंफर्मेशन की तरफ भी है डॉक्टर्स रे, अक्सर ट्रैक यही होता भी है ज्यादातर। लंबैगो अगर इम्प्रॉपरली ट्रीट किया गया तो पेशेंट को नेक की कंप्लेन आने लगेगी या आने लगी थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस उसका डायग्नोस हुआ। सिमिलरली इफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस इज इम्प्रॉपरली ट्रीटेड, it ends up in the patient complaining with severe giddiness, which is then diagnosed as vertigo। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस को सप्रेस होते होते ये ऊपर गिडीनेस की तरफ सप्रेस कर गई, वर्टाइगो के रूप में डायग्नोज हुआ। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी ends up in pain or affliction of some cartilage where
somewhere in the knee, back, or even nasal cartilage or thickening of vocal cords. अगर हाइपर एसिडिटी को ट्रीट किया गया रोंगली तो वो जाएगा कार्टिलेज पर, नी, बैक, नेजल कार्टिलेज, सेकंड लेयर से थर्ड लेयर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू पे, डाइजेस्टिव सिस्टम का कनेक्टिव टिश्यू पे थर्ड लेयर पे, सेकंड से थर्ड में बड़े सर ने यहाँ भाव दिया इसका। पुटिंग आई ड्रॉप टू क्योर कंजंक्टिवाइटिस और ईयर ड्रॉप टू क्योर ओटाइटिस मीडिया कैन प्रोड्यूस पेन इन रिस्ट और शोल्डर और एनी अदर जॉइंट। कंजंक्टिवाइटिस के आई ड्रॉप भी देखो कहाँ ले गई, रिस्ट जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे, ओटाइट है ना, इधर ले गई अगर ओटाइटिस मीडिया के लिए ड्रॉप डाली। कॉमनली सीन आर पेशेंट्स हु डेवलप जॉइंट पेन्स आफ्टर कैटरेक्ट ऑपरेशन विच आर डायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ आई ड्रॉप्स। कॉमनली बड़े सर कह रहे हैं कि ज्यादातर देखा जाता है कि जॉइंट पेन डेवलप हो जाता है कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद लोगों में, तो इसका कारण आई ड्रॉप है सीधे सीधे। और देखो आगे बहुत कॉमन है कॉमन, ड्रॉप डालना। हाँ ये पॉइंट वैसे कॉमनली मिलते हैं जो अभी इस तरह पूछ रहे थे ना, तो ये एक तरह से पक्के नियम से भी हैं बड़े सर की तरफ से। तो कह रहे हैं द लिस्ट इज एंडलेस, और इस तरह की लिस्ट जो है उसका कोई अंत नहीं है। वन हैज टू रियलाइज दैट डिजीज सिम्टम डिसअपियर ओनली टू रीअपियर इन ए डिफरेंट सिस्टम, टिश्यू और ऑर्गन। ये बहुत खूबसूरत लाइन है कि हमें ये रियलाइज हो जाना चाहिए बेसिकली डिजीज का जो सिम्टम डिसअपियर होता है तो वो केवल और केवल रीअपियर होने के लिए डिसअपियर होता है दूसरे सिस्टम में, टिश्यू में या ऑर्गन में। इफ द रीअपियरेंस इज इन प्रोग्रेसिवली लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन और सिस्टम, इट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्योर। यदि ये इसका रीअपियर होना डिसअपियर के बाद यदि ये प्रोग्रेसिवली लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे रीअपियर हो रहा है तो आप बढ़ रहे हो क्योर की तरफ। इफ इट्स प्रोग्रेस इज टुवर्ड्स मोर इंपॉर्टेंट सिस्टम और ऑर्गन, इट रिजल्ट्स इन सप्रेशन। और यदि डिसअपियर होने के बाद ये रीअपियर हो रहा है मोर इंपॉर्टेंट सिस्टम या ऑर्गन्स पर, तो समझ लीजिए आप सप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो। अदरवाइज सिम्टम्स डिसअपियर होता है दूसरी जगह रीअपियर होने के लिए, वो डिसअपियर होने के लिए हवा में नहीं गुम हो जाता। हाँ भैया। सर इसमें मैं ये पूछना था कि सर अगर वो किसी और लेयर में जाता है, हाँ चाहे उसकी अपर लेयर में जाता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है, या फिर वो जैसे समझ लो स्किन का सिफिलिस है और वो उसको अगर हमने ठीक करा तो गया डीपर लेयर में, लेकिन वहां पे सोरिक कंप्लेंट लेकर आया या फिर वहां पे थोड़ा सा सोरोसाइकोटिक लेकर आया, तो ये फिर सही डायरेक्शन है? नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है। आप ये जान लो जब एक जगह से ऐसा ले लो कि एक जगह से खतरा टल के जब दूसरी जगह जाता है तो तुरंत उतना खतरा नहीं बनता, वहां वो पैर जमाने लगता है दूसरी नई जगह पे। तो जब वो पैर जमा रहा होता है तो आपको सॉरिक सा लगेगा जी, लेकिन हायर लेवल पे भले ही सॉरिक डिस्टरबेंस आया है तो इट इज सप्रेशन। ओके सर। हाँ ये तो बहुत देखो कितनी अच्छी बातें हैं सबके माध्यम से पूरी होती हैं, कितनी अच्छी बात आपने यहाँ क्लियर कर दी सबको कि अगर सिफिलिस एक लेयर का दब रहा है, अगर डीपर लेयर पे अगर सोरा भी डिस्टर्ब हो रहा है डीपर लेयर का, क्योंकि सोरा ही शुरुआत होती है हर एक प्रोसेस की शुरुआत के पीछे किसी भी लेयर पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ का सिफिलिस वहां, हाँ अमित पाल जो कह रहे थे कि अगर मियाजम उस ऑर्गेनिज्म में बहुत ही प्रीडोमिनेटिंग है सिफिलिस तो उसका सोरा या साइकोसिस का जो वो है पीरियड वो बहुत ही शॉर्ट होता है, वो दिखता भी नहीं है, लेकिन गुजरेगा ट्रैक सोरोसाइकोसिस सिफिलिस की तरफ कोई। एक बार डॉक्टर प्रफुल्ल बोरकर सर ने इनका मियाजम की स्थिति के अनुसार वो बताया था ड्यूरेशन, कहीं सोरा लंबा था, कहीं साइकोसिस लंबा था, कहीं सिफिलिस की तरफ था डायरेक्ट। तो अभी तो याद आ रही होगी वो स्लाइड अमित शर्मा, अमित दीपशिखा, अमित पाल को कि सोरा लंबा है तो सीधे सिफिलिस में घुस जाता है अगर साइकोटिक फेज कम है। तो साइकोसिस लंबी है तो सोरा से कूद के वो साइकोसिस लंबा चलता रहता है जीवन में, तब जाता है सिफिलिस में। तो सोरोसिफिलिटिक, सोरोसाइकोटिक, साइकोसिफिलिटिक, ऐसे जो ट्रैक ड्यूरेशन है इनका ये वैरी करता है।
लेकिन उसमें एक थ्रेड डॉक्टर मिला था कि श्रेय 16 की- से ही शुरुआत होती है। हाँ भैया, डॉक्टर श्रेय, बात आपकी बहुत अच्छी आई है। तीन देखो, लास्ट में जाके, बाद में जाके ये आएगा कि हमारा जो डिजीज है वो जाना चाहिए लेसर, मोर इम्पोर्टेंट टू लेसर इम्पोर्टेंट ऑर्गन और सिस्टम और लेयर में, और मोर डिस्ट्रक्टिव टू लेस डिस्ट्रक्टिव मियाज्म में भी। हाँ। मियाज्म की जो आपने बात करी ना, तो सिफिलिस से भी वो साइकोसिस और सोरा में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल में आकर उसने सिफिलिटिक डिजीज पैदा कर दी। हाँ। तो ये भी हमारे को सोचना पड़ेगा कि हमने इसको कहीं सप्रेस तो नहीं कर दिया, हाँ। क्योंकि डिस्ट्रक्शन नहीं जाना चाहिए। हाँ। हमारा जाना चाहिए मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, सिस्टम और लेयर, हाँ। और मोर डिस्ट्रक्टिव। सर ने बोला था हाँ, मोर हाँ। डिस्ट्रक्टिव टू लेस डिस्ट्रक्टिव मियाज्म, बिल्कुल, है ना? बहुत ही हाँ जी। खूबसूरत बात कह दी आपने। बहुत खूबसूरत ऐसे कह दी कि अगर आपका 6th लेयर का सिफिलिस है और वो 4th लेयर पे आ रहा है, तो वो 4th लेयर पे सिफिलिस ना करके उसको वो सिफिलिस की जगह 4th लेयर पे साइकोसिस की तरफ भी आना चाहिए, थोड़ा सा लेस इंटेंस हो, है ना सर? समझ रहे हो अमित भैया की जी बात? सर, जी सर। तो ऐसा ये अगला सवाल बनता आपका, या इसी सवाल से जुड़ा हुआ भैया ने एकदम यहाँ क्लियर कर दिया अमित भाई ने, कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि लेसर लेयर से हायर लेवल पे अगर सोरा भी डिस्टर्ब हुआ तो हम क्या समझे, तो वो गलत समझा हमने। लेकिन अमित पाल शर्मा ने यहाँ ये बात साथ के साथ जोड़ दी कि यदि हायर लेवल का सिफिलिस क्योर हो रहा है और नीचे की तरफ को लेयर आ रही है, तो वो जरूरी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि निचली लेयर पे सिफिलिस का रूप लेके आवे। तो आप कहोगे साहब सीढ़ी तो उतर रहा है, सीढ़ी भले ही उतर रहा है लेकिन सिफिलिस भी साइकोसिस की तरफ होकर उतरना चाहिए, यानी कि मियाज्म का भी रिग्रेशन रिवर्सल होना चाहिए और लेयर का भी रिवर्सल होना चाहिए। जी सर। पॉइंट पकड़ रहे हैं ना भाई? जी सर। यह हाँ। बस इसमें ज्यादा ये है कि अगर हमारे पास 5th लेयर की साइकोटिक डिजीज थी, हाँ। और वो हमारे पास आ गई 2nd या 3rd लेयर में, हाँ। लेकिन वो सिफिलिस में आई, तो भी गलत हमें समझना पड़ेगा। मोर हाँ, डिस्ट्रक्टिव आई। यही तो है भाव आपका, असली भाव ये है हाँ जी, आपका, बिल्कुल ये, हाँ यही जी। भाव है बिल्कुल असली, कि ऐसा नहीं है कि 5th लेयर से हम 2nd लेयर पे खुश हो जाए बस। अगर 2nd लेयर पे 1st लेयर पे सिफिलिटिक है तो इट इज नॉट गुड रिजल्ट। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया भाई, धन्यवाद। ठीक है, तो कह रहे हैं इन द फर्स्ट एंड सेकंड केस अबव इट इज ऑब्वियस दैट द ड्रग आइरिस versicolor and Vinca minor were a simillimum to the disease, not simillimum to the constitution. Hence, I ended up removing the disease, but was not able to strengthen the constitution. सर कह रहे हैं कि उनमें सिमिलिमम डिजीज के हुई है, इन पहले दूसरे केस में ही दवाइयां, कॉन्स्टिट्यूशन के सिमिलिमम नहीं हुई, इसलिए मेरा जो एंड करा मैंने उन केसेस का रिमूव, डिजीज तो रिमूव कर दिए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि होम्योपैथिक राइट रेमेडी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी स्ट्रेंथन होना चाहिए, या होता ही है। My observation is that homeopaths who prescribe more on mentals are guilty of more dangerous suppression than their physicals or particular prescribing counterpart. ये बहुत ही रेड लाइन बात कह दी सर ने। मेंटल सिम्टम्स को लेकर के सप्रेशन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है फिजिकल सिम्टम के को लेकर के सप्रेस किया हुआ उससे। डॉक्टर श्रेय, इसको ऐसा समझो जैसे एक झोला छाप के द्वारा नुकसान अंग्रेजी दवाइयों का और एक वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट के द्वारा किया गया नुकसान। ये मेंटल सिम्टम्स के चुन के जो हम मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे वो डीपली एक्ट करेगी, उसको डीप सप्रेशन में लेके जाएगी, मोर डेंजरस सप्रेशन में लेके जाएगी मेंटल सिम्टम्स को, अगर आधार मान के अगर गलत दवाई देते हैं लोग। जबकि फिजिकल सिम्टम्स को लेकर के अगर सप्रेस हुआ है केस, उसके डिस्चार्ज को लेकर के, उसके स्ट्रक्चर को लेकर के, तो कंपैरेटिवली कह रहे हैं सर मोर जो है गिल्टी मेंटल सिम्टम को लेकर के देने वाले हैं मोर डेंजरस सप्रेशन के लिए।
समझ रहे हैं? वो पिक्चर का डायलॉग याद आ गया अमित शर्मा मुझे कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। प्यार से ज्यादा लगता है। हाँ जिसकी पहुंच जहां तक, जितनी अंदर तक, वो उतना खतरनाक। है बेटा। बस जैसे जितनी अंदर तक पहुंच होगी ना मेंटल्स के थ्रू, तो हम एकदम डीप लेवल पे होंगे। तो हाँ अगर गलती होगी तो तो वहां से हार्म भी उतना ज्यादा ही होगा। उतने ज्यादा होगा। फिजिकल कहते हैं ना, तलवार के घाव भर जाते हैं, जबान के घाव नहीं भरते। तो ये सब बातें इस बात को पुष्ट कर रही हैं कि मेंटल पे किया गया काम ज्यादा डीप इफेक्ट करता है फिजिकल की अपेक्षा। बिल्कुल। चलो यहीं रुकेंगे, और अब बहुत ही अच्छा टॉपिक आगे आएगा, 7 कार्डिनल प्रिंसिपल। और सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद बहुत बहुत। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, राम राम, राम सर। राम राम, राम राम सर। राम राम जी, राम राम बहुत। राम राम भाई। राम राम।